मेरी लास्ट वीडियो में मैंने मोतीलाल ओसवाल एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड के बारे में बताया था कि उस फंड ने पिछले एक साल में 95% के रिटर्न्स दिए हैं। बट आज इस वीडियो में मैं जिस फंड की बात करूंगी उसने पिछले एक साल में 117% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं सिर्फ इस साल की भी बात करूं, साल 2024 की, तो जहां निफ्टी 50 ने सिर्फ 4% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं इस फंड ने 28% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब एक साल पहले अगर किसी ने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2 लाख से भी ज्यादा हो गए होते। मैं बात कर रही हूं पीएसयू फंड्स की। तो आज इस वीडियो में हम पीएसयू फंड्स को पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। इस पूरे एनालिसिस में मैं ये 5 पॉइंट्स कवर करूंगी और 5 पॉइंट्स में हम पीएसयू फंड से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, मीनिंग ऑफ पीएसयू फंड्स। देखो, पीएसयू म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो थीमेटिक फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। थीमेटिक फंड वो फंड होते हैं जो किसी एक थीम को पकड़ते हैं और सिर्फ उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी उस थीम पर बेस्ड होती है। जैसे हम अभी पीएसयू फंड्स की बात कर रहे हैं, तो इन फंड्स की थीम हुई पीएसयू। तो इन फंड्स में आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ पीएसयू कंपनीज में ही इन्वेस्ट होगा, किसी और कंपनी में नहीं होगा। अब यहाँ आप एक चीज याद रखना कि थीमेटिक फंड्स में थीम तो एक ही रहती है, बट सेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी जो हम पीएसयू फंड्स देख रहे हैं, इनकी थीम तो एक ही है, पीएसयू। बट जरूरी नहीं कि जिन पीएसयू कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक ही सेक्टर की कंपनीज हो, वो अलग अलग सेक्टर की कंपनीज भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड की बात करूं, तो ये फंड पीएसयू बैंक्स में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एसबीआई हो गया। फिर ये पावर सेक्टर में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एनटीपीसी, ये भी एक पीएसयू है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि ओएनजीसी और गेल, ये दोनों भी पीएसयू ही हैं। फिर वो पेट्रोलियम सेक्टर में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बीपीसीएल। तो थीमेटिक फंड्स में सेक्टर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, बट थीम एक ही रहती है। आई होप कि अब आपको थीमेटिक फंड्स का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर मैं पीएसयू म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, तो ये फंड्स आपके पैसे को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट ओन भी करती है और ऑपरेट भी करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पीएसयू फंड्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसमें हम पीएसयू म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क एस&पी बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। तो इस टेबल और डायग्राम में आप देख सकते हो कि पीएसयू म्यूचुअल फंड्स के पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इसके बेंचमार्क रिटर्न से। जो मेजर डिफरेंस है वो लास्ट एक साल के रिटर्न्स में है, जहां बेंचमार्क ने 101.70% के रिटर्न्स दिए हैं और पीएसयू फंड्स ने 92.82% के। बाकी 3, 5 और 10 साल के जो रिटर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम से ही हैं दोनों के। अब एक बार हम अलग अलग एएमसीज के जो पीएसयू म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो ये 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो प्योरली पीएसयूज में इन्वेस्ट करते हैं और इनके रिटर्न्स आप इस टेबल में देख सकते हो। इन्वेस्को और एसबीआई फंड, इन दोनों का तो हमारे पास पिछले 10 सालों का डेटा अवेलेबल है, लेकिन आदित्य बिरला दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था और आईसीआईसीआई सितंबर 2022 में शुरू हुआ था, इसलिए इनका पिछले 4 और 2 सालों का ही डेटा अवेलेबल है। इनके अलावा अभी रिसेंटली 20 फरवरी 2024 को क्वांट ने भी अपना एक पीएसयू म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, बट क्योंकि उसे लॉन्च हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं, इसलिए उसको मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा। पर मैं आपको बता दूं कि उसके अभी तक के रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं। 20 फरवरी से लेकर अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस फंड ने 51% के रिटर्न्स दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इन पीएसयू फंड्स का एयूएम देखते हैं। एयूएम देखने का मेरा मोटिव है ये पता लगाना कि लोग इन फंड्स में कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर फंड का एयूएम बढ़ रहा है, इसका मतलब है लोगों को कॉन्फिडेंस है कि ये फंड फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। अब जिन 4 म्यूचुअल फंड्स के मैंने आपको रिटर्न्स दिखाए थे, उन्हीं फंड्स के मैं आपको लास्ट 1 ईयर का एयूएम दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हो कि इन चारों ही फंड्स का एयूएम पिछले साल के हर एक क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है और खास करके क्वार्टर 4 में काफी जंप मिला है। आदित्य बिरला फंड का एयूएम क्वार्टर 4 में 123% से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स पीएसयू पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पीएसयू फंड्स का जो इंडेक्स है, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, उसका लास्ट 15 इयर्स का ग्राफ देखते हैं। अब आप इस ग्राफ में देखो, दिसंबर 2007 से फरवरी 2023 तक इन 15 सालों में ये इंडेक्स 2000 से 4500 के बीच में ही मूव कर रहा था।
जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स ऐसे एक ही विंडो के अंदर मूव करे तो इसे बोला जाता है कि इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ये इंडेक्स अपनी पोजीशन को इस पर्टिकुलर एरिया में और मजबूत कर रहा है। लेकिन फिर फरवरी 2023 में ये कंसोलिडेशन फेज इसका खत्म हुआ और यहां से इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट लिया और करीब करीब 120% का जंप मारा अगले 12 महीनों में। अब ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी कंसोलिडेशन फेज नॉर्मल टाइम से थोड़ा लंबा चलता है और फिर उसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद जो ट्रेंड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़े लंबे टाइम के लिए चलता है। और सेम ऐसा ही हमारे पीएसयू इंडेक्स के केस में भी हुआ है। अब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को देखते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फर्स्ट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट होराइजन। अगर आपको पीएसयू सेक्टर की ग्रोथ और स्टेबिलिटी को कैप्चर करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कम से कम 8-10 साल का। तभी आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। सेकेंड फैक्टर है कैपिटल एलोकेशन। आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा अमाउंट पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर पाओगे। थर्ड फैक्टर है रिस्क प्रोफाइल। आपको पीएसयू स्टॉक से रिलेटेड जो रिस्क है उन्हें भी समझना होगा और फिर देखना होगा कि क्या वो रिस्क लेने को आप रेडी हो या नहीं। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे पीएसयू फंड से रिलेटेड जो मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।